नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। झूठ बोले सरकार काटे या कानून काटे, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मिनट दर मिनट हम चर्चा करेंगे, आपको समझ आने लगेगा कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले को लेकर हम प्रमुखता से पहले भी आवाज उठाते रहे हैं और अब भी आवाज उठाते रहे हैं। तो आप दिल थाम कर बैठिए कि चल क्या रहा है, ये आपको जानना समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपको एक बड़ी जानकारी से सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो झूठा केस कराने वाली महिलाओं की अब खैर नहीं। जी हां, चूंकि इस तरह के मामले लगातार तूल पकड़ रहे हैं और प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। हरियाणा पुलिस ऐसी महिलाओं का डेटाबेस तैयार कर रही है। तो झूठा केस कर गुमराह करना अब महंगा पड़ेगा, इस बात में कोई दौराय नहीं है। हरियाणा राज्य महिला आयोग भी इस तरह का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। जांच में पुलिस का समय भी बर्बाद नहीं होगा। इससे हम आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी बता रहे हैं, लेकिन ये मामला कितना पेचीदा है, कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, ये आपको अभी अब से कुछ देर बाद समझ आने लगेगा कितना महत्वपूर्ण ये मामला है। और जानना समझना भी आपको चाहिए कि प्रदेश में क्या चल रहा है, बाकी प्रदेशों में क्या चल रहा है, आपके जिले में, आपके क्षेत्र में इस तरह की खबरें भी सामने आती होंगी। तो जांच में पुलिस का समय बर्बाद नहीं होगा। दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे झूठे केस अब नहीं चलेंगे। अधिकारियों का गलत इस्तेमाल अब बंद होगा। झूठी शिकायत देने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि मामला लंबे समय से चर्चाओं में रहा है और इस पहलू को लेकर कई दफा बाकायदा अदालतें, न्यायालय भी चर्चा कर चुका है और दिशा निर्देश जारी कर चुका है। लगातार हम जिक्र करेंगे, लेकिन आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील सिंह, प्रदेश सरकार या फिर हरियाणा राज्य महिला आयोग या फिर हरियाणा पुलिस इस तरह के कदम अब क्यों उठाने जा रहे हैं? चूंकि ये मामला अभी का नया नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है उसके लिए तो नया होता है, लेकिन ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। बाकायदा कई अदालतें, कई न्यायालय इस पहलू को लेकर लगातार जिक्र कर चुकी है। ये पूरा मामला क्या है, आखिर प्रदेश सरकार को इस तरफ क्यों सोचना पड़ा? पहले आप बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे ही हरियाणा पूरे देश में पोक्सो एक्ट का एक्ट बना और उसके बाद महिलाओं पे जो अत्याचार और हो रहे थे, इस तरह की समस्या, रेप की समस्याएं आ रही थी, उसको लेकर कानून काफी सख्त किया गया। 354 ए बी सी डी भी इम्पोज किया गया, धारा इम्पोज किया गया और उसके बाद महिला शोषण के खिलाफ सरकार काफी सख्त नजर आई। लेकिन उसके आड़ में अमूमन जब हम देखते हैं और सरकार के पास ऐसे केसेस आने शुरू हो गए जिसमें महिलाएं या लड़कियां इसका दुरुपयोग करती हैं, इस धारा का 376 का दुरुपयोग करके, और मामूली झगड़े में या फिर ब्लैकमेलिंग को लेकर या फिर अपने तरह से एक रैकेट क्रिएट हो गया और चलने लगा था। जो कई ऐसे मामले सामने आए, गुरुग्राम का ही एक मामला सामने आया था जिसमें पूरे प्रदेश में एक इंक्वायरी बैठी है कि एक लड़की जो 20 साल की युवती थी और उसने एक साल में 7 अलग अलग युवकों पे, लोगों पे मुकदमे, रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, लोगों को फंसाया था। तो कहीं ना कहीं ये 376 जो महिलाओं को शोषण के खिलाफ हथियार था, उसे कहीं ना कहीं फंसाने के रूप में इस्तेमाल शुरू हो गया था और लोगों को इससे, कई ऐसे पुरुष पीड़ित थे जो शिकायत लेकर जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। मामला दर्ज होते ही उन्हें न केवल जेल सलाखों के पीछे डाला जाता था, जब साथ ही उन पर एक ऐसा दाग लग जाता था जो समाज में वो चेहरे नहीं दिखा सकते थे, नहीं निकल सकते थे बाहर। इसको लेकर सरकार के पास जब ऐसे मामले आने शुरू हुए तो सरकार अब इन ऐसी महिलाओं का एक डेटाबेस तैयार करने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से यह घोषणा किया गया है कि ऐसी महिलाएं जो अमूमन इस तरह की घटनाएं करती हैं, कई जगह पे रेप के मामले दर्ज कराती है अलग अलग लोगों पे, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद या किसी अन्य जगहों पे, तो ऐसे जिस तरह से हिस्ट्री शीटर बदमाश होते हैं, वैसे ही अब ऐसी महिलाओं का एक डेटाबेस हरियाणा सरकार तैयार करेगी और उस डेटाबेस में जो महिलाएं जो आरोप लगाती हैं उनका एक डेटाबेस हो जाएगा कि क्या जो रेप के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मंशा न्याय पाना है या फिर फंसाकर उगाही करना है या ये रैकेट चलाना है। तो यही कुछ कारण है जिसको लेकर सरकार यह डेटाबेस तैयार कर रही है और इससे उन पुरुषों को काफी खुशी मिली है, उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो लोग इस तरह की मुकदमे दर्ज होते ही वो सलाखों के पीछे चले जाते थे और पुलिस मामला दर्ज होते ही उन पर कार्रवाई करती थी। तो निश्चित तौर पे ऐसी महिलाओं से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा। जी
लेकिन सुशील, आपने जैसा कि बताया कि सरकार अब डेटाबेस तैयार करेगी, जिससे कि बहुत से एडवांटेज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई अदालतें, कई न्यायालय इस बात को लेकर, इस पहलू को लेकर सोचते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ साल पहले का ये मामला है, जब दिल्ली में भी ठीक इसी तरह के मामले भी सामने आए थे। दिल्ली की एक अदालत ने यह कहा था कि अब समय आ गया है कि बलात्कार के झूठे आरोपों का सामना कर रहे पुरुषों की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा बहाल किए जाने के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन क्या प्रदेश सरकार डेटाबेस तैयार करके केवल डेटा सामने रखेगी, या फिर कानून के बारे में भी सोचा जा रहा है कि पुरुषों की भी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उनकी गरिमा है? अब बिल्कुल यस, कानून का जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं, तो अभी तक इस तरह से सरकार के तरफ से इस तरह की कोई मंशा देखने को नहीं मिल रही है, ना ही इस तरह से कोई पहल किया गया है। इससे पहले पुरुष जो समाज है उसके तरफ से कई बार डिमांड्स उठी हैं कि ऐसी महिलाओं पे कार्रवाई हो, और कई केसेज में कार्रवाई भी हुई है। 182 की कार्रवाई हुई है, 511 की कार्रवाई हुई है, लेकिन सख्ती की जहां तक बात है वो सख्ती अभी तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन सरकार ने जो ये पहल शुरू किया है, जिस पहल के मुताबिक अब डेटाबेस तैयार होगा, और वैसी महिलाएं जो ऐसी आरोप लगाती हैं, तो इस तरह की महिलाओं का डेटाबेस तैयार होने से कहीं ना कहीं वो कानून वाली जो बात है उसमें जरूर बल मिलेगा, और ऐसे केसेज अगर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे कानून भी बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओपी कटारिया, पीड़ित हैं, इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वकील जुड़ गए हैं, ममता कालरा जी। ममता कालरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे साथ रेणु भाटिया जुड़ गई हैं, महिला आयोग की चेयरमैन हैं। ओपी कटारिया जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, और इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें जो सच्चाई होती है और जो हकीकत होती है वो बहुत लंबे समय बाद सामने आ पाती है। जांच होती है, एफआईआर दर्ज होती है, ना जाने क्या क्या प्रक्रिया चलती है, फिर तब कहीं जाकर अगर सच्चाई सामने आ जाए तो बात अलग है। लेकिन आप पीड़ित हैं इस मामलों को लेकर, तो फिलहाल आप क्या बताना चाहेंगे कि ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है? जहां पर हम महिलाओं के सुरक्षा की, सम्मान की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन जो जेन्युइन मामले होते हैं, फिर ऐसे मामलों पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर ऐसे झूठे केस दर्ज किए जाते हैं तो? बहुत माननीय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से किया। घातक जी, जहां तक घातक वाली बात है, एक सीनियर सिटीजन के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं जी, और इस तरह के एलिगेशन में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, यहां तक कि होता है कि वो सुसाइड भी कर सकता है। बिल्कुल सेम घटना हमारे साथ भी इस तरह की हुई है। पहले लोग हथियार का इस्तेमाल करते थे, अब लोगों ने दूसरे को ब्लैकमेलिंग के लिए हथियार छोड़कर महिलाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और वो महिलाएं कौन हैं? जो बार बार एक व्यक्ति पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर, तीसरे व्यक्ति पर सिमिलर आरोप लगाकर सिमिलर एलिगेशंस लगाती हैं कि मेरे को ड्रिंक में ये पिला दिया और उसके बाद मेरे से ये रेप किया और बाद में मुझे ब्लैकमेल किया। भाई, मैं 64-65 साल का आदमी, मेरे ऊपर भी ये एलिगेशन लगे। एलिगेशन लगने का सब दुनिया जानते हैं कि कोर्ट में सब जुडिस मेरा मामला है जी, और और मेरे को हजारों मैसेज मैंने पुलिस को दिखाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है जी। पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की एक पूरी श्रृंखला है और वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ये कर सकती है कि वास्तव में क्या रेप हुआ या रेप का मैटर है, या इस आदमी ने, जो आदमी इलेक्शन लगा रहे हैं, वो कहीं दोषी है या नहीं है। मैं अपने केस के बारे में बताना चाहता हूं आपको जी। मेरे केस के अंदर यह हुआ कि मेरे खिलाफ 9:38 पर एफआईआर दर्ज होती है जी, नहीं सॉरी 9:43 पे। ये ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताता हूं। 9:38 के ऊपर मेरे घर में पूरी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। अरे भाई, क्या रीजन था ऐसा? मैं पुलिस वालों के सामने खड़ा हूं, कहते जी आपको थाने चलना पड़ेगा। मैं रीजन तो बताइए। कहते जी नहीं, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन है। और मैं अंदर आ गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा मेरे खिलाफ कुछ नहीं बनना, मैंने कुछ किया है। अगर वो महिला आरोप लगाती है तो मैं कल सुबह आ जाऊंगा और सुबह आके बात करूंगा आपसे और बताऊंगा कि मेरा खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। तो मेरी बात तो सुने। लेकिन महिला एसएचओ इतनी बायस थी, ऊपर से कोई आदेश थे, वो ऊपर के आदेश का आज तक हमें ये नहीं पता चला वो ऊपर के आदेश किसके होते हैं, क्या होते हैं। सरकार एसएचओ चलाता है, सरकार नहीं, थाना एसएचओ चलाता है, एसीपी इलाका चलाता है और एसपी डिस्ट्रिक्ट चलाता है। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने ये कहा कि जहां ये महिला आरोप लगा रही है वो एक सीए का ऑफिस है, आप उनसे, उन्होंने जिस ऑफिस सीए का था उसने भी कंप्लेंट फाइल की, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
तो हम अपना कैसे प्रूव करें, हम कैसे साबित करें कि हम झूठ, ये हमारे पर जो इलेक्शन लगाया झूठ का एलिगेशन। बिल्कुल, मैंने और सैकड़ों, यही सबसे बड़ा एस्पेक्ट बना हुआ है। हमारा फर्ज है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, हमारा ये दायित्व बनता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है, महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, प्रतिष्ठा हमारी जिम्मेदारी है, सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है जो जेन्युइन मामले होते हैं इसका प्रभाव उस पर पड़ता है। हमारे साथ लगातार हमारा पैनल मौजूद है, एक एक करके उनके पास चलते हैं। तो ममता कालरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वकील हैं। ममता कालरा जी, आप तो लगातार इन कानून प्रक्रियाओं को बहुत बारीकी से देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, क्योंकि चाहे किसी भी राज्य का आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, वहीं पर सामने ये आता है कि जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें से कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो झूठे दर्ज कराए जाते हैं, पुलिस का समय बर्बाद होता है और ये कानून की बाध्यता होती है जो मजबूर करती है। फिलहाल आप इस पूरी प्रक्रिया और इस एक पहलू को लेकर कि झूठे आरोप दर्ज करवाए जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, ये कितना घातक हमारी कानून प्रक्रिया के लिए, एक उस पीड़ित के लिए और उस जेन्युइन मामले के लिए क्या प्रभाव आप देखती हैं, क्या पड़ता है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, जब कोई ऐसा कदम उठाता है, क्रिमिनोलॉजी सबके लिए बराबर है और माना जाता है, हमारी जो संस्कृति रही है और जो प्रकृति मानती है उसके लिए होता है कि औरत देवी है, ममता का रूप है। तो लेकिन ये नहीं पता कि उस ममता के अंदर भी मोटिव और इंटेंशन बदला लेने की छुपी हुई है जी। ये एक मोटिव और इंटेंशन होती है जो उसे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में इन्वॉल्व करती है, तो वो कंप्लीटली क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखिए उसका मोटिव होता है कि मैं सामने वाले को किसी तरह किसी केस में फंसाकर मेंटल हैरास करूं, जिससे वो परेशान हो जाए, उसकी सोशल इमेज डैमेज हो और मैं जो चाहती हूं मुझे मिल जाए। 90% केसेस में मनी मैटर आ जाता है। और अब जो डेटा सामने आया है पिछले 1 साल का, कम से कम आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर 600 मुकदमे दायर हुए तो 300 उसमें से फर्जी हैं। और एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस करती है छोटे से छोटे केस की, तो मैं आपको बताऊं 3 से 4 महीने से 6 महीने लग जाते हैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में, और लास्ट में पता लगता है कि लेडी मैरिड थी, इसका ऑलरेडी इसने 3 लड़कों पे 4 लड़कों पे सेम केस डाले हुए हैं, ठीक है जी। और या फिर कई बार पता लगता है कि केस ही झूठा है, कंप्लीटली कोई बेस ही नहीं था इसका। तो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए कानून बहुत है, मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज की डेट में महिलाएं पैसा उगाई के लिए इसे यूज कर रही हैं, जो हमने देखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सही को सही और गलत को गलत कहने वाली महिला हूं। या तो इसे पैसा उगाई के तरीके से यूज कर रही हैं, या फिर ये जो कुछ बड़े लोग हैं बदला लेने के लिए लेडीज को आगे करते हैं कि इस तरह के सामने वाले को इस तरह का उसके सोशल इमेज डैमेज की जाए। कि कई बार तो मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली एक केस आया था, एक आदमी रेप की 20 साल सजा काट के आया और उसने रेप किया ही नहीं था जी। कितने रेप, द्वारका में अभी अभी थोड़े टाइम पहले एक रेप केस दायर हुआ था जो कि फर्जी निकला, 6 महीने बाद पता लगा। तो ऐसे बहुत केस हैं हर स्टेट में। अपने आप में बहुत ये सीरियस मैटर है, लेकिन इस सीरियस मैटर का ममता कालरा जी कोई समाधान अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दिल्ली की अदालत हो या फिर दूसरा कोई और न्यायालय हो, वो लगातार निर्देश दे चुका है कि अब समय आ गया है कि हमें कानून का निर्माण करना चाहिए, ताकि पुरुषों का भी जो सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा है, वो भी दांव पर लग जाती है, उसको बचाने की भी बहुत जरूरत है। ममता कालरा जी, ठीक है, ओपी कटारिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आप सवाल भी पूछेगा जो आपको कहना है, लेकिन हमारे साथ रेणु भाटिया जुड़ गई हैं, महिला आयोग की चेयरमैन है। रेणु भाटिया जी, ये मामला आप कितना सीरियस देख रहे हैं? क्योंकि महिला आयोग भी अब इसको लेकर सक्रिय हो चुका है, डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि सच्चाई क्या है इसका पता लगाया जा सके, लेकिन क्या अब ये जरूरत आन पड़ी है कि अब इसको लेकर कानून भी बनाया जाए? क्योंकि महिलाओं को लेकर तो बहुत कानून है, सुरक्षा, सम्मान, प्रतिष्ठा की हम बात करते हैं, सभी पुरुषों का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से केस सामने आते हैं, जैसा कि ममता कालरा जी ने बताया कि 600 केस अगर दर्ज हुए थे तो उसमें से 50% मामले झूठे निकले, फर्जी निकले, और ठीक इसी तरह से अपने प्रदेश के ही संदर्भ में मैं बात करूं तो एक डाटा सामने आया था कि जितने केस दर्ज किए गए उसमें से हर चौथा मामला फर्जी निकला। तो ये कितना हमारी कानून प्रक्रिया के लिए घातक है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए,
देखिए यश, ये सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और नो डाउट सच्चे और झूठे मामले दोनों तरफ से आते रहे हैं जी। और मुझे लगता है इन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। महिला आयोग का मुख्य तौर पर काम महिलाओं की सहायता करना है, पर महिला आयोग ये कभी भी नहीं चाहता कि महिलाएं इसका नाजायज फायदा भी उठाएं। इसीलिए बहुत बारीकी से जांच करना जरूरी है। आप ये देखिए गुड़गांव का केस जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके बारे में उसको महिला आयोग ने ही सामने लाए और देखा, पूरी तरह से उसकी जांच की और एंड तक उस लड़की तक पहुंचा गया। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं। मेरी साथी वकील दोस्त अभी बैठी है, मैं सुन रही थी, आप वो बोल रही थी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और वो भी जानती हैं कि इस तरह के कानून भी हैं कि यदि आप कुछ गलत अपना बयान देते हैं या कुछ गलत इस तरह से इल्जाम लगाते हैं और वो झूठा पाया गया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानून में प्रावधान है। इसके अतिरिक्त हम प्रयास कर रहे हैं कि जो दोनों तरफ से वकील भी आते हैं, कई बार घरेलू हिंसा का मामला होता है जो हमारे पास प्रैक्टिकल केसेस आ रहे हैं। घरेलू हिंसा का मामला है, पति जायदाद नहीं दे रहा या तंग कर रहा है या किसी और के साथ जुड़ा है, तो बाद में वो उसको वकील सलाह देते हैं कि आप अपने ससुर के ऊपर एलिगेशन लगाएं, आप अपने जेठ के ऊपर एलिगेशन लगाएं। तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं। इसलिए इसको बड़ी गहराई से समझने और पढ़ने की जरूरत है कि एक्चुअली बेसिक बात है क्या। तो इसमें पुलिस का सहयोग तो डेफिनेटली हम सबको चाहिए होगा। आयोग का भी एक अहम भूमिका रहेगी, वकीलों की भी एक अहम भूमिका रहेगी। जी ममता कालरा जी, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। जितनी चर्चा की जाए उस पर ऐसी लेडीज को कोई डर नहीं होता है, वो पुलिस प्रशासन का मजाक बनाकर रखती है। ममता कालरा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रेणु भाटिया जी, मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूं ममता जी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और पुलिस ने अगर एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी करी है तो ये वकालत में भी सबको फायदेमंद रहेगी, आयोग को भी रहेगी और परिवारों के लिए भी एक अलग रास्ता, खुशहाली का रास्ता बनाएगी। और इसके ऊपर हम सबको मिलकर सलाह मशवरा करके मैक्सिमम बेनिफिट जहां तक हो सके वो सोचना चाहिए, चाहे वो परिवार में लड़के का हो या लड़की का हो। क्योंकि अगर किसी परिवार में लड़की भी इस तरह से करती है, अगर वो कोई गलत कदम उठाती है या गलत राह पर, राय पर भी चल जाती है, तो भी एक परिवार का अंत होता है। और अगर कोई पुरुष इस तरह से करता है, जो कि आयोग बेसिकली देखता है कि कोई भी पुरुष किस तरह की अपने एटीट्यूड दिखा रहा है या किस तरह की वो अपना रिस्पॉन्स दे रहा है केसेस में, तो उसके ऊपर भी हमें थॉरो स्टडी करके उस एंड तक पहुंचना चाहिए। बेसिकली हमारा एजेंडा ये होना चाहिए जो है कि गुनहगार पकड़ा जाए और जिसने गुनाह नहीं किया, जिसने गलती नहीं की, बेगुनाह को सजा ना हो। ये हमें बेसिकली सोचना होगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके ऊपर वर्किंग करनी है। पुलिस की अपनी एक अहम भूमिका होगी, आयोग की अहम भूमिका होगी, उतनी ही अहम भूमिका वकीलों की होगी। तो ये ट्रायंगल ऐसा है जिसमें हमें आप लोगों का, यश मीडिया के लोगों का भी पूरा सहयोग चाहिए होगा, ताकि सही उत्तर सही दिशा में सही लोगों को दिया जा सके। बिल्कुल ठीक है। रेणु भाटिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ममता कालरा जी कुछ कहना चाह रहे थे। ममता कालरा जी, लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू ये है, जिस तरीके से आपने बताया कि वक्त जाया किया जाता है, पुलिस की जो प्रक्रिया होती है उनका समय भी बर्बाद होता है, और बाकायदा हमें इस पहलू पर भी सोचना होगा कि हमारे देश पर अदालतों पर 2.5 से 3 करोड़ वैसे ही केसेस हैं, वो कैसे निपटारा होगा, कब होगा, उसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बनता है, उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि जल्द से जल्द केसेस का निपटारा किया जाए। लेकिन प्रावधान तो है, ठीक है, अगर आप झूठ बोलते हैं प्रावधान है, लेकिन क्या कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी है? या आज से 4-5 साल पहले दिल्ली की एक अदालत भी कह चुकी है कि अब समय आ गया है कि कानून बनाया जाए, सुरक्षा का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का भी ख्याल किया जाए, जो न केवल महिला की होती है वो पुरुष की भी होती है। और ऐसे में एक और चीज यहां पर है जिस पर ये आरोप लगता है, बेशक पीड़ित व्यक्ति आरोपों से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसकी अपनी खोई हुई इज्जत सम्मान पाने के लिए वर्षों उसे लग जाते हैं। इस पहलू की ओर कौन ध्यान देगा? ये बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ। हम महिलाओं की बात करते हैं, हम महिला उत्पीड़न के बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन आप उस मर्द की सोचिए जिसकी सोशल रेपुटेशन दांव पे लग जाती है। मेंटल हैरासमेंट क्या आदमियों को नहीं होती है? आप ये देखिए। और जो ये काम कर रही हैं लेडीज, उनको पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है।
अब मैम ने, नीतू भाटिया ने बिल्कुल ठीक बोला कि इसमें वकीलों का रोल होता है। मैं मैम को बताना चाहूंगी, नीतू भाटिया जी, वकील तो बहुत बात की बात है। अगर इस तरह का डेटा अगर बनता है, कोई भी एफआईआर लड़की उठा के लाती है, फटाफट आप डेटा में चेक कीजिए और वहीं पकड़ लीजिए कि ये झूठी एफआईआर है। पुलिस प्रशासन का बहुत समय बचता है और एक बार अगर इसमें सजा का प्रावधान हो गया, उसे पता है कि मैं झूठा केस करूंगी, जेल जाऊंगी 7 साल, तो ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगी। अभी तो उनके लिए बहुत, ये बिल्कुल उनके लिए ऐसा है कि किसी से कुछ भी बदला लेना है, आप ऐसा कोई झूठा केस लगाइए। जो इन्होंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें भी 50% नाम सिर्फ इन्होंने झूठे लिखवाए होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी हैं, सभी जिस तरह से हर कोई सेम नहीं होता उसी तरह। मैं इसके ऊपर एक पॉइंट रखूंगी, जो हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं और मेरी वकील दोस्त को भी ये कई बार सामने आई होगी। आपको ध्यान होगा जब वर्षों पूर्व ड्योरी एक्ट बना था, ड्योरी एक्ट बनने के बाद वो इसीलिए बनाया गया था कि बहुत सी लड़कियां इस आड़ में अपनी जो है अपने परिवार को फंसा देती थी। और कई बार ऐसा भी, मतलब ये दोनों तरफ से होता है कि ऐसा भी आता है सामने कि परिवार आपको छोटी छोटी चीज के लिए परेशान भी करता है वो एक लड़की को। तो कई बार आत्महत्याएं हुई इसी पॉइंट को लेकर। तो जब निचोड़ निकला बातों का, तो तब ये एक्ट बनाया गया। मेरी काबिल वकील दोस्त को ये मालूम है इस बात के लिए। और फिर उसी तरह से आप अगर डाटा तब से लेकर बनने के बाद से लेकर अब तक का देखें, तो बहुत सारे ड्योरी एक्ट के मुताबिक बहुत सारे केसेस में कमी आई, क्योंकि वो देखा गया कि जो लोग फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी शुरू हुई। इसी प्रकार से हमें इसके ऊपर ये थॉरो स्टडी करनी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला आयोग इसमें पूरा सहयोग देगा, क्योंकि हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि कोई महिला ऐसा करती है तो हम उसको बचाएं। अगर कोई महिला भी गलत कदम उठाती है, गलत राय पर चलती है या गलत एलिगेशन लगाती है और वो सिद्ध हो जाता है, तो कानून अपना काम उसमें कैसे करेगा, ये हम कानून पे छोड़ देते हैं। जी ठीक है रेणु भाटिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओपी कटारिया, जो कि पीड़ित हैं, इस मामले से संबंधित हैं। ओपी कटारिया जी, कितना मुश्किल हो जाता है वापस उसी प्रतिष्ठा को पाने के लिए, उसी सम्मान को पाने के लिए, जो सोशल लाइफ होती है, कितना मुश्किल जीना हो जाता है? मैं आरटी एक्टिविस्ट हूँ जी। करीब 2009 से मैं काफी विषयों पे काम किया, काफी मुकदमे भी दर्ज कराए। मैं नाम आपके स्टूडियो में लेना नहीं चाहता जी, लेकिन एक बदले की भावना से मेरे पे जो इलेक्शन लगाए गए, तो मैंने एसएचओ, मैं सबसे बड़ा गुनहगार इस तरह के दोषों में पुलिस को मानता हूं जी। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती, एक प्रेशर में होती है या पैसे के दबाव में होती है या लालच के दबाव में गलत इल्जाम लगाए जाते हैं। इस तरह के इल्जाम अगर पुलिस लगाती है तो मैं सबसे बड़ा दोषी मानता हूं पुलिस को। मेरे केस के अंदर जी जो सब कुछ निकल के आया है वो केवल है पुलिस। और पुलिस का कहां से डायरेक्शन थी मेरे ऊपर इलेक्शन लगाने की, वो मैं होनेबल कोर्ट को बता चुका हूं। और मुझे, मैं अब बताने में वो नहीं होगी, होनेबल कोर्ट ने मेरी एंटिसिपेटरी बेल के बारे में सुना, हालांकि होती नहीं है 300। मुझे अंदर करने का एक मेन ये कारण था, होनेबल कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये तो मेरे को खुद ये मैसेज कर रहे हैं, इतने तरह के मैसेज मुझे दिए जा रहे हैं, तो मैं कहां गिल्टी हूं। तो होनेबल कोर्ट ने मुझे बेल आउट कर दिया, एंटिसिपेटरी मुझे बेल दे दी। अगर सपोज मैं 2 महीना मैं अंदर चला जाता, तो मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्ची बेटी एक डॉक्टर है, एक मेरी साइंटिस्ट है, एक मेरा बेटा, मेरे एक छोटी सी फैमिली मेरे गुड़गांव में है, और मैं चाहता हूं कि सिस्टम और समाज के लिए कुछ करूं, तो मुझे रोका गया। और मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर एक आरटीआई मांगी गई जी, महिला थाने से, महिला जो बनाई हुआ है न्यू गुड़गांव में। तो उन्होंने, हमने कहा भाई टोटल कितनी कंप्लेंट आज तक इनके आपके पास आई हैं, तो हैरानने की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 890 कंप्लेंट महिलाओं के द्वारा की गई है। महिला को उसमें 89 पर कार्रवाई, 800 को डिस्पोज कर दिया। वो 800 एप्लीकेशन को डिस्पोज करने का क्या कारण है? कारण ये है, मैं आपके कैमरे के सामने बता रहा हूं कि इस खेल के अंदर एक बहुत भारी करप्शन, भ्रष्टाचार जी इतना भग भर चुका है कि किसी भी इज्जतदार आदमी को, किसी के साथ भी कोई भी एलिगेशन लगाकर उसको इतना बेइज्जत किया जाता है कि वो आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ममता कालरा जी, ठीक है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रखा है, बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और इस पर भी बहुत सोचने की जरूरत है कि जिस पर आरोप लगा है
उसकी जो सोशल लाइफ होती है वो सोचता है कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतना बड़ा आरोप लग गया है। तो ऐसे भी केस सामने आते हैं कि वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है वो सुसाइड कर लेता है। फिर इस मामले में कैसे इंसाफ होगा, न्याय कैसे होगा? ममता कालरा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर जिस पर आरोप लगता है वो बहुत सारे पहलुओं को सोचकर ये सोचता है कि मेरा समाज में रहने का जो औचित्य था वो तो खराब हो गया है, समाज क्या सोचेगा, मेरे आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस वजह से भी ऐसे के सामने आते हैं कि व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। फिर ऐसे में इंसाफ कैसे हो? और एक और मैं पहलू आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि अगर कोई महिला शिकायत दर्ज करवाती है, जाहिर सी बात है पुलिस थाने में ये बाध्यता होती है, कानूनी बाध्यता है कि पहले एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, फिर इन्वेस्टिगेशन अपने आप में शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन ये कितना बड़ा आप ये पेंच मानती है इससे कि ये कानूनी बाध्यता है जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, पुलिस का समय बर्बाद होता है, फिर निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि ये देखिए न केवल पुलिस का समय बर्बाद हुआ, झूठा आरोप भी लगाया गया। मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, हरियाणा में पुलिस प्रशासन का जो काम है लोगों की सुरक्षा, आधी पुलिस सिर्फ इसी सरपंच में पंच में फंसी रहती है और उसके बाद पता लगता है जो भी इन्वेस्टिगेशन 6 महीने हुई वो सब बेकार थी जी, केस ही फर्जी था। इन चीजों से बचने के लिए ही ये रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जस्ट इनिशियल स्टेट। इसके बाद लॉ बनाया जाएगा, इस तरह की लेडीज के लिए कोई प्रावधान होगा, उन्हें 7 साल 10 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी या नॉन बेलेबल वारंट उनपे इमीडिएट इशू किया जाएगा। सबसे पहली बात, डेटा बनने के साथ ही जैसे कोई भी लेडी अगर आती है और जी कि ये केस झूठा है, वहीं पे आप डेटा देखते ही उसे स्टॉप कर देंगे और उसे अरेस्ट कर लेंगे। तो ये फ्रॉड जो है, इट्स काइंड ऑफ फ्रॉड, इट्स अ क्रिमिनल फ्रॉड। इस क्रिमिनल फ्रॉड पे उसी वक्त रोक लग जाएगी, कि बहुत बड़ी बात है। स्टेट का बहुत टाइम बचता है, लेजिस्लेशन बचती है, और ये सबसे बड़ी बात है, फॉल्स रेप केसेस, उत्पीड़न के केसेस, डीवी एक्ट के झूठे केसेस, काफी इन पे रोक लगेगी और ना करते हुए कम से कम 30-40% ये झूठे मामले बंद हो जाएंगे। ज्यादा नहीं तो 30-40% इमीडिएट इफेक्ट आएगा। बिल्कुल। रेणु भाटिया जी, चूंकि इस तरह के कई ऐसे कानून है, उसमें भी ये देखने को मिलता है, चाहे SC/ST एक्ट की बात हो या फिर दहेज प्रथा की बात हो, कई ऐसे कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून बनने के बाद भी पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। हाँ, ये हकीकत है, ये कटु सत्य है कि मामलों में कमी देखने को मिलती है, लेकिन रोक कैसे लगेगी? क्या हमें कानून लाना चाहिए? जो विधानसभा का आगामी बजट सत्र है, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। आदमी को तोड़ के रख देता है, तबाह कर देता है वो आदमी की रेपुटेशन को। जी, रेणु भाटिया जी। देखिए, मैं आयोग के नाते यदि पूछें तो भी वही जवाब होगा और एक महिला के नाते पूछें तो भी वही जवाब होगा कि इस तरह के मामलों के ऊपर गहन हमें चिंतन भी करना है और उसका निष्कर्ष भी निकालना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली मामले सुनते हैं तो उनमें कई बार बात कुछ और निकलती है, और देखना हमें ये होगा कि उत्पीड़न किस एंगल से, किस वजह से ये एलिगेशन लगाया गया, उसका कई बार हम बैकग्राउंड देखते हैं तो भी बड़ा डिफरेंट निकलता है। तो बेसिक उत्पीड़न का रीजन क्या है, फॉल्स एलिगेशन लगाने का कारण क्या है, चाहे वो लड़की लगा रही है चाहे वो लड़का लगा रहा है। आप कई जगह पे देखें कि लड़के भी इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, जब उन्होंने लड़की को छोड़ना होता है या परेशान करना होता है तो वो यही एलिगेशन लगाते हैं कि वो किसी के साथ मिली हुई है। वहां पर भी लड़की का जीवन तबाह होता है जब उसके ऊपर इस तरह का एलिगेशन उसका पति या परिवार लगा देता है। वहां पर भी सारी हम जब छानबीन करते हैं तो निकलता कुछ और है। तो इसलिए सेम बात यहाँ पर भी आ जाती है, उत्पीड़न दोनों पक्षों के लिए बराबर है। लड़की इस तरह का एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन लगाए तो पुरुष का जीवन और उसके परिवार का जीवन भी तबाह होता है, और अगर पुरुष किसी लड़की के ऊपर लगाता है तो भी उसके जीवन में बहुत चिंता और कष्ट का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसको बहुत सोच समझ के हमें करना होगा। मुझे लगता है पुलिस के साथ बैठ के हम लोग भी इसके ऊपर बात करें, हम अपनी वकील साहिबा जैसे जागरूक वकीलों को इसमें दिखाएं और हम सारे मिलकर इसको स्टडी करके एक सुगम रास्ता निकालें जिससे ना फॉल्स एलिगेशन लग सके। लेकिन रेणु भाटिया, अगर जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा है वो समाज को देखते हुए कि समाज क्या सोचेगा, मुझ पर इतना बड़ा आरोप लग गया है,
अगर वो व्यक्ति अगर व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो फिर इंसाफ कैसे लेता है? समाज दोनों के लिए बराबर है। समाज में दोनों के, किसी के खिलाफ भी फौज उत्पीड़न होता है। ऐसी हमने लड़कियां भी देखी हैं जिनके ऊपर एलिगेशन पति ने लगाया, उसने घर आकर फांसी लगा ली। ऐसे केसेस पिछले वर्षों में पलवल में एक ऐसा केस था कि वो लड़की, भोली वाली लड़की के ऊपर परिवार ने इस तरह के एलिगेशन लगाए, वो अपनी बात को नहीं रख पाई, अपने माता पिता को नहीं बता पाई और उसने इस तरह से कर लिया। तो ऐसे केसेस भी सामने आते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एलिगेशन किसी पर भी लगे, फॉल्स एलिगेशन, चाहे पुरुष पर चाहे स्त्री पर, दोनों के परिवारों में हानि है, दोनों के जीवन को कष्ट है, जीवन में हानि है। जी सुशील, ये कितना गंभीर हो जाता है, क्योंकि आप लगातार फील्ड पर रहते हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं, आप बारीकी से कवर करते हैं, तो किस तरह से पीड़ित अपनी बात को बयान नहीं कर पाता है या फिर सोचता है, सोच विचार करता रह जाता है, उसके लिए बता पाना या फिर कैमरे के सामने आ पाना भी कितना मुश्किल हो जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये रेप एक का शब्द ही ऐसा है, जब भी किसी पर आरोप लगता है और जैसे ही खबरें मीडिया में आती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है, बेशक से उस वक्त यह लिखा जाता है कि रेप का आरोप है, लेकिन समाज और जैसे ही उस व्यक्ति पे आरोप लगता है, लोग उसे रेपिस्ट समझना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की बातें शुरू हो जाती है और शर्मिंदगी उसे झेलना पड़ता है। कई ऐसे केसेस हैं। महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं लगातार कह रही हैं कि महिलाओं के साथ भी ऐसे मामले होते हैं, लड़कों के साथ भी होते हैं, अमूमन होते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दंश जो है झेलना पड़ता है वो पुरुषों को झेलना पड़ता है। वो हमने अमूमन देखा है। हमें बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि हम उस महिला का इलाका भी नहीं चला सकते जो पीड़िता है, लेकिन वहीं पुरुष, जबकि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, हम उसका सब कुछ दिखाते हैं, नाम दिखाते हैं, पहचान दिखाते हैं, फैमिली बैकग्राउंड दिखाते हैं और एक कहीं ना कहीं उस पूरे परिवार की। जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, महिला आयोग की अध्यक्षा है रेणु भाटिया जी, मैं यह जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखा होगा जी मैडम एक सवाल, आपके पास मांगता है मैडम, एक सवाल मैडम से है कि अमूमन सरकार ने यह कहा है कि हम डेटा तैयार करेंगे। अब इस डेटा में चूंकि महिला आयोग की आप अध्यक्षा है और महिलाओं की सुरक्षा की बात, सम्मान की बात आपके पास है, आप उसकी प्रतिनिधित्व करती हैं वहां पे, क्या इसमें कोई सुझाव आप भी सरकार को दे रही हैं कि कोई भी महिला जो रेप का रियल में पीड़ित है उसका भी डेटा तैयार होगा या फिर वैसी महिलाओं का डेटा होगा? इसको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, आपका सवाल बड़ा वाजिब है और प्रैक्टिकल है, और आप कहें कि डेटा ऐसी महिलाओं का जो प्रताड़ित हुई है, जिनका रेप हुआ है या जो इस दौर से गुजरी है, इस प्रताड़ना से, ऐसा डेटा तैयार करके पब्लिसाइज नहीं किया जाता। हम लोग ऐसा डेटा, ये ऑटोमेटिकली, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं जब किसी के साथ इस तरह से होता है, मुकदमा दर्ज होता है या हमारे को कंप्लेंट्स आती हैं, ऑटोमेटिकली वो एक डाटा में आ जाता है। आप एनसीआरबी के डाटा देखेंगे तो उसमें आपके पास एक डाटा आएगा जिसमें होगा कि कितनी महिलाएं प्रताड़ित हैं, कितनी महिलाओं की हत्या हुई, कितनी महिलाओं ने आत्महत्या की और किस प्रकार से कई महिलाएं अपने परिवारों से प्रताड़ित कर घर से निकाली गई। तो ऐसा सारा डेटा सामने आता है। ये केवल एक पहलू को हम लेकर कानून के बारे में सोचे या इस तरीके से सोचे, ये भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल महिला आयोग इस पक्ष में है कि कोई भी महिला आयोग के नाते या महिलाओं के कानूनों के हित के नाते कोई भी मिसयूज ना करे। महिला आयोग इस पक्ष में है क्योंकि उसमें आयोग का भी समय लगता है, पुलिस का भी लगता है, वकीलों का भी लगता है, और आप लोग मीडिया के लोग जो हमें सहयोग देते हैं उनके अंदर भी कई तरह के प्रश्न सामने आते हैं। तो ये एक मिला जुला मामला है जिसको हम सबको मिलकर एक ऐसे सामाजिक तौर तरीके से निकालना होगा, इसका हल ऐसा निकालना होगा जिसमें ना परिवार प्रताड़ित हो, ना पुलिस के ऊपर एलिगेशन आए, ना किसी पुरुष के ऊपर एलिगेशन आए। तो ये हमें सब मिलकर करना होगा। नहीं, लेकिन एक यह सवाल है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि हिस्ट्री शीटर जो महिलाएं हैं जो रेप का आरोप लगाती हैं, इस तरह का रैकेट चलाती हैं, तो हिस्ट्री शीटर कहा गया है। जैसा कि आपने बताया कि एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसमें सबका डेटा होता है, लेकिन जो हिस्ट्री शीटर महिलाएं हैं, क्या इनका डेटा पब्लिश किया जाएगा, लोगों के बीच आएगा, या फिर ये किस तरह से वर्क करेगा? देखिए, गुनाह है, जो काले कारनामे हैं, जो गलती है, जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, वो चाहे महिलाएं करे चाहे पुरुष करे, वो गलत है। गलत ही रहेगा। उनके ऊपर जो कानून
कानूनी प्रावधान है वो बराबर रहेगा। अगर महिलाएं इस तरह से सामने आती हैं, जैसा आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हिस्ट्री शीटर महिलाएं, हमने जो गुड़गांव का केस सामने उजागर किया और वो सामने आया, वो आयोग के सहयोग से ही आया, क्योंकि बार बार एक ही महिला का नाम कई पुरुषों के लिए आना और प्रताड़ित होना, इसके ऊपर हम लोगों को भी शुबा हुआ कि क्या बात है कि एक ही महिला के साथ साथ ऐसे प्रताड़ित करे। परंतु हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं कि सच्चाई में एक महिला को 4-4 लड़के परेशान करते हैं, कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको सामूहिक तौर पर ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये मामला भी सामने आता है। इसीलिए हमें दोनों तरीके से दोनों बातों को लेकर चलना है और दोनों बातों को सॉल्व करने का काम करना है। हाँ, जो आप हिस्ट्री शीटर शब्द की बात कर रहे हैं, वो हिस्ट्री शीटर चाहे महिला हो चाहे ठीक है। ममता कालरा जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। ममता कालरा जी, चूंकि इसके साथ कई फैक्टर जुड़े हुए हैं, कई एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं, यश, मैं अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगी प्लीज। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपनी बात भी जरूर रखिएगा। जो भी छूटे मुकदमे हैं, ममता कालरा जी आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन एक सवाल और है कि ऐसे केसेस को पुलिस कितना प्रभावित करती है, वकील कितना प्रभावित करते हैं, और जो जिस पर ये आरोप लगा है या फिर जो आरोप लगाया जा रहा है जिसके द्वारा, वो कितना प्रभावित करते हैं इस केस को? देखिए, मैं ये जानती हूँ 90% जो पीपल हैं हमारे गुड़गांव के या ऑल ओवर स्टेट या दुनिया में, दे आर इनोसेंट पीपल, सिविलाइज्ड पीपल। वो सारे नेहा भाटिया जैसे हैं। कोई भी अबला आके कहे कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मान ही लेंगे इनिशियली। इतना इन्वेस्टिगेशन की बात और ये सब तो बाद में आती है, और किसको क्या पता ये 4 जगह औरों को भी फंसा कर आई है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन वो जिसका नाम ले रही है ओपनली, वो तो जैसे ही उसका नाम अगर उन्होंने नीतू भाटिया जी के सामने बोल दिया कि किसी राकेश खन्ना ने मेरे साथ ये किया, उसका करियर, उसकी जॉब, उसका सम्मान, उसकी फैमिली में रेपुटेशन, उसकी समाज में रेपुटेशन, वो नाम लेते ही खत्म हो जाती है उस पहले व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने के बाद ही। फिर नीतू भाटिया जैसे लोग बोलेंगे या जो भी हैं, उन्हें नहीं पता कि पीछे क्या है। चलिए पुलिस कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस कंप्लेन अगर किसी ऐसे के साथ आई है, तो किसी ऐसी महिला को लेकर आई है जिनकी रेपुटेशन है, सब कुछ है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। पुलिस आबड़ ताबड़ में ये नहीं देखेगी कि क्या है। अगर डेटा हो तो ऑलरेडी चेक कर ले और मैडम को बता दे कि मैडम देखो ये आपको बेवकूफ बना रही है, इसका यहाँ नाम है। समझ रहे हो यश? तो ये बहुत जरूरी है। इसका इम्पैक्ट कहाँ तक है आप देखिए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 2-2 साल चलती है और पता लगता है कि मैडम इसका तो दूसरे स्टेट में भी डेटा था, हमें पता ही नहीं था। इसने वहां भी तमिलनाडु, कर्नाटका में भी केस दर्ज कराया था, वो तो पता ही नहीं था। इसे मानती है। और ये सवाल जो मैंने पूछा कि पुलिस कितना प्रभावित करती है ऐसे केसेस को, वकील कितना प्रभावित करते हैं, या फिर जिसके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है वो कितना प्रभावित कर सकता है, या फिर प्रशासन को गुमराह कर सकता है, भ्रम में डाल सकता है, या महिला आयोग सर 100% प्रभावित करता है, 100% इस चीजों को प्रभावित करता है। और पुलिस और वकीलों के सपोर्ट के बिना इतनी आगे तक बात जा नहीं सकती है। यश, मैं इसके लिए एक बात कहना चाहूँगी। हमारी वकील साहिबा की बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ठीक है, और उनकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई बाय नेम किसी का नाम बोल देता है कि फला फला व्यक्ति ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, यश अगर एक एफआईआर में नीतू भाटिया जी मानेगी चोरी का भी है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपकी जॉब चली जाएगी। मैं समझ रही हूँ, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्जन है हमारे केस सॉल्विंग का, बहुत इम्पोर्टेंट वर्जन है। लेकिन जब भी कोई महिला इस तरह से कंप्लेन लाती है, अगर वो महिला थाने में जाती है तो महिला थाना पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस के लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 1 बार 2 बार काउंसलिंग के लिए दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लेकर इस तरह के इल्जाम लगाए हों परिवार के किसी व्यक्ति पर। अक्सर आप देखते हैं ससुर के ऊपर, भाई के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, तो वो जो पुलिस थाने का काम होता है, महिला थाने का काम होता है, वो 2-2 3-3 बार उनको बुलाते हैं। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अगर कोई इस तरह से बात निकल कर आती है, कोई लड़की हमारे पास आ जाती है कि देखिए मैं 3-3 बार पुलिस के पास गई, मेरा ये सॉल्व नहीं हुआ और मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हम उसको भी डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं। और पुलिस
रिपोर्ट देती है कि ये मान नहीं रही या इनका सॉल्व नहीं हो रहा, तो भी हम इंटरवेन करके और आपस में कोऑर्डिनेट करके उनको सॉल्व कराते हैं। लास्ट जो होता है कि अगर इस तरह से हो जाए तो फिर कानूनी प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं। बट किसी भी लड़की के साथ अगर उसने किसी पर एलिगेशन लगाया तो पुलिस भी उसको इन्वेस्टिगेट करती है। अब पुलिस वो पहले कहती है या बाद में कहती है कि हम तो फलाने शहर में भी इसका ये निकला, ढिमकाने शहर में भी निकला, तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी कहीं ना कहीं अगर कमी रहती है तो हमें उसको भी दुरुस्त करना होगा। इस बात को पहली और दूसरी फेसिंग में ही देखना होगा कि उसका लड़की का बैकग्राउंड क्या है, किस सोच के साथ उसने एलिगेशन लगाया, किस सोच के साथ नाम लिया, क्यों नाम लिया एक पर्टिकुलर पर्सन का। हमारे पास ऐसे भी केसेस आए हैं, परिवारों में प्रॉपर्टी के झगड़े हैं और वो नाम ले लेते हैं, दूसरों का नाम ले लेते हैं। पड़ोसी के साथ लड़ाई है, दीवार की लड़ाई है, वो नाम ले लेती हैं इस तरह से। तो ऐसे झगड़े भी आते हैं और जिनमें इस तरह के एलिगेशन होते हैं। तो ये पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करे प्रॉपरली, उनके जो लीगल ट्रीटमेंट है उनके साथ, चाहे सेल का चाहे उनके एडवोकेट का, वो भी पूरी चीज को देखें और आयोग भी पूरी चीज को देखे। ये तीनों का एक इफेक्ट काम करेगा। बिल्कुल, एक कोऑर्डिनेशन के जरिए किसी को इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन रेणु भाटिया जी, बहुत जगह मिलता है, लेकिन रेणु भाटिया जी जिस तरीके से लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डेटाबेस तैयार किया जाए, ये डेटाबेस बनकर रह जाएगा, क्योंकि प्रावधान तो कई है, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, क्या इसको लेकर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को कानून नहीं लाना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक बात है यश। अगर पुलिस ने ये एक कदम उठाया है, स्टार्ट करा है, तो कुछ ना कुछ सीनियरिटी लेवल पर कोई मीटिंग हुई होगी, कोई बातचीत हुई होगी, या ये प्रॉब्लम सामने आई है तो इनको नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस तरह का डाटाबेस तैयार करने का कोई प्रोग्राम बना होगा। आज ये बात हमें पुलिस से पता लगी है कि इस तरह का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। हम लोग भी इसमें इंटरवेन करेंगे कि हमें भी इस तरह का डाटा दिया जाए, ताकि हमारे पास अगर पुलिस से हटके हमारे पास इस तरह का कोई केस आता है तो हम उसको उस एंगल से देखें और सॉल्व करें। जी ठीक, हमारे साथ लगातार ओपी कटारिया भी जुड़े हुए हैं। ओपी कटारिया, ये जो रैकेट है ये किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी ध्वस्त कर देता है, कितना जीना मुश्किल हो जाता है, हम लगातार इस बात पर जिक्र कर रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए 1% के लिए फर्ज कीजिए कि अगर राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अपने सर पर कानून लेकर आती है इसको लेकर, जिसमें न केवल कड़ी सजा का प्रावधान होगा, इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होगा, तो आपको लगता है कि इस तरह के मामले में रुकेंगे या फिर ये रैकेट का भंडाफोड़ होगा, खुलासा होगा, इस रैकेट को ध्वस्त कर दिया जाएगा? हो पाएगा ऐसा आपको लगता है? यस जी, मैं आपकी बात से, महिला आयोग की भाटिया जी से मैं बहुत सहमत हूँ जी, कि उन्होंने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं जी। रहा सवाल ये कि मैं सबसे बड़ा दोषी आज की डेट में पुलिस डिपार्टमेंट को मानता हूं, जो इस तरह के मैटर के अंदर इन्वेस्टिगेट करके एक बेगुनाह आदमी को फंसा के जेल की कस्टडी में, जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि 2016 के अंदर मेरे ऊपर एक कोर्ट के अंदर एक एलिगेशन लगाया गया, कोर्ट के अंदर 354A लगाएगी। मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाले, मेरे को 4 दिन कस्टडी में रखा, केवल उसके पीछे क्या बैकग्राउंड में नहीं बताना नहीं चाहता। मैंने आके होनेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की, मैंने कुछ किया ही नहीं, होनेबल कोर्ट ने मेरे को अंदर भी रख दिया, मैं 4 दिन कस्टडी में भी रहा। एलिगेशन महिला लगाने वाली वो बाहर घूम रही है, मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज लिए, मैंने कोर्ट को बताया, तब जाके आईओ इंक्लूडिंग एसएचओ को मुलजिम बनाया गया। आज वो फरार चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह की कार्रवाई, सबसे पहला स्टेप पुलिस, हमारी पहली फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशन पुलिस। हम पुलिस के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे। पुलिस एक ऐसा है कि इस तरह के मैटर में ये एक ऐसा जाल बुझ चुका है, ऐसा जाल बिछ चुका है इस देश के अंदर कि एक हमारा जो महिलाओं जो जीना हराम हो गया है। अगर कोई आदमी सरकार के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ या कोई इस तरह के आरटीआई मांगकर कोई किसी को कार्रवाई करना चाहे जी, तो उसके खिलाफ इस तरह के एलिगेशंस तो 2 मिनट में लग जाने हैं और पुलिस भी साथ देती है। ये बताइए कि मेरे केस के अंदर मैं खुला नाम लेना चाहता हूं, मेरी इन्वेस्टिगेशन उस्मान है कि लेडी आईओ एसएचओ है, उन्होंने की थी 9:38 के ऊपर। मैं एफआईआर, मुझे घर में पुलिस है और 9:43 पे एफआईआर लिखी गई। अरे क्या हो गया? एक 45 साल की महिला जो कहती है 7 महीने पहले मेरे साथ रेप हुआ, 7 महीने पहले कहां मुझे बहादुरगढ़ बुलाया गया, बहादुरगढ़ के अंदर एक रेप हुआ। भाई 7 महीने तो तुम कहां थे? मेरे को 1000 मैसेज तुमने किए हुए हैं, मैं बड़ी मुश्किल से शर्मा शर्मी साइलेंट रहा,
मेरी आत्मा रो रही थी, मैं कह रहा था, किसी को बता नहीं सकता था। मैं आपके सामने आज क्यों आया हूं? दुनिया ने किए होंगे इस तरह के इलेक्शन लगे, मैं कैमरे सामने आज इसलिए आया हूं कि मेरी आत्मा रो रही है। मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं था। ये तो होनेबल कोर्ट थी, अगर कोर्ट नहीं होती तो मैं भी आज जेल की कस्टडी में होता। मैं ये कहता हूं कि सबसे मतलब सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू फैक्टर आप पुलिस मानते हैं? मैं कहता हूं, मैं भाटिया जी, मैं ये चैलेंज करता हूं आज की डेट के अंदर, गुड़गांव के जितने भी आईओ पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला आयोग किस तरह की छानबीन करती हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट वो कराई जाए तो उनका कोई करोड़ों अरबों में हिसाब मिलेगा, छोटा नहीं। एक धंधा बना चुके हैं ये सिस्टम को मजाक बना दिया है। इन्वेस्टिगेशन किसी भी जनता आदमी को उठाया जेल के अंदर बंद कर दो। इसके साथ साथ मैं 376 का मुकदमा कोई छोटा मुकदमा नहीं है। ऑनेबल कोर्ट को ये कहने की जरूरत नहीं है, ऑनेबल कोर्ट 376 एक रेप, और रेप के बाद कोई सुनवाई नहीं है। ये तो किस्मत थी। मैं 4 दिन कस्टडी में रहा, किसमें 354 है। अब मेरे ये मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरे ऊपर इलेक्शन लगाए थे उस आईओ को मैंने अपनी मेहनत से और इंक्लूडिंग एसएचओ उसको भी मैंने मुलजिम बना दिया। तो मुझे क्या मिला? मैं तो 4 दिन अंदर रह के भी आ गया, मुझे क्या मिला? जी, और ठीक इसी तरह से फर्जी मामले, चाहे इस कानून के अंदर बहुत बड़ा लूप होल देखें या फिर चूंकि कुछ कानून को हथियार भी बना लेते हैं अपने पक्ष में करने के लिए। बिल्कुल जी, ममता कालरा जी, मेरे को एक बात ध्यान आती है, इस देश के अंदर मीटू कार्यक्रम चला था, अभियान चला था, जिसमें 20-20 साल पहले के दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे कि मेरे साथ 20 साल पहले ये फला चीज हुई थी, और फिर इन्वेस्टिगेशन चल पड़ी थी। देश में अभियान चला था, देश ने सभी ने देखा था। लेकिन ये कितना जायज है कि 20 साल पहले अगर कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, झूठ है सच है वो बात अलग है, लेकिन 20 साल बाद ये आरोप लगा देना, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना, ये कितना जायज है, कितना महत्वपूर्ण पहलू आप मानती है? मीटू अभियान इस देश में चला था, इंटरनेशनली चला था ये। आपको पता होगा मीटू अभियान जो चला था उसका पूरा फोकस सेक्सुअली हैरासमेंट था, उसमें कुछ मोटिव नहीं था। मीटू का मतलब ही यही था, चाहे आपका 50 साल पुराना सेक्सुअल हैरासमेंट हो उसे सामने लाइए। समझ रहे हैं? वो सोचिए, वहीं से ऐसी चीजों से ही फ्रॉडुलेंट जो लेडीज होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है। इसी से उनकी जो बदला लेने की तमन्नाएं हैं वो जागती हैं। उनकी इंटेंशन होती है कि हम भी कुछ ऐसा फ्रॉड या कुछ पुराना, जैसे कि ओपी जी ने कहा कि 7 महीने 1 साल पहले का कंप्लेन लेके वो सामने आ गई, तो दैट इज कम्प्लीटली इलीगल। कोई ऐसी चीजों का वजूद होना ही नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है। जब आप तब नहीं बोल सके 50 साल पहले, तो आप बोलने का क्या फायदा? जी, जमाना कितना आगे लग गया। जी, रेणु भाटिया जी, कितना महत्वपूर्ण फैक्टर आप ये मानती है, अगर 20 साल पहले, 10 साल पहले या 50 साल पहले किसी व्यक्ति पर या फिर कुछ हुआ हो, फला चीज हुई हो, झूठ है सच है, बात एक अलग बात है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, लेकिन मीटू अभियान ने इन सब चीजों को कितना बढ़ावा दिया है, कितना चेंज कर दिया है, तो क्या ये हमें मान लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत बदलाव करने की जरूरत है? जैसा कि ओपी कटारिया बता रहे हैं कि हमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है पुलिसिया कार्रवाई, इस पुलिसिया कार्रवाई पर भी लगाम लगाने की, एक दायरा सीमित करने की इसमें जरूरत है। देखिए, मैं दोबारा से वही बात रिपीट करूंगी कि गलत काम कोई भी करे वो गुनहगार है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। और अगर हम इस बात के लिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो फिर मुझे लगता है कि कंप्लेंट इतने टाइम के बाद करने में उसका कोई हल नहीं निकले और उसका कोई सबूत नहीं निकले, तो वो भी बेबुनियाद है बात। जब मीटू अभियान चला था उसमें भी बहुत सारे रियलिटी केसेस थे और बहुत सारे फेक केसेस भी आए थे, तो दोनों बातें उसमें आई थी। और आपने ये देखा होगा, कई केसेस भी आपने दिखाए थे, उस समय भी मैं आप लोगों के साथ डिबेट्स में बहुत बैठी थी एज अ मेंबर, कि जितने भी फेक केसेस आए उनके पीछे कोई मोटिव था, चाहे फाइनेंशियल मोटिव था, चाहे वो जो है कोई किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को वर्किंग मोटिव था। तो ऐसी केसेस भी सामने आए, लेकिन ऐसे भी सामने आए कि कोई लड़की पहले अपनी जो है बात को बोल नहीं पाई, लेकिन मैं जब इस केस में आगे आए, अगर हमने हिम्मत की तो उसकी भी हिम्मत हुई अपना दर्द बताने की, अदरवाइज वो पिसती जा रही थी। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि ये इस तरह के सेंसिटिव मामले हैं जिनमें करेक्शन भी करनी है हमें, जिनमें हमें हल भी ढूंढना है और जिनमें हमें रियलिटी तक भी पहुंचना है, चाहे वो कानून के दायरे में हो, चाहे आयोग के दायरे में हो और चाहे लीगल
एस्पेक्ट के दायरे। लेकिन रेणु भाटिया जी, क्या आप इस बात को पर्सनली मानती है कि ऐसे मामलों को लेकर चाहे 50 साल के बाद ये आरोप लगाया जा रहा है, तो इसमें कुछ टाइम बाउंड कर देना चाहिए कि इतने अगर साल पहले के मामले हैं तो ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर इसको ये स्वीकार्य नहीं है? बिल्कुल, क्या आप पर्सनली मानती हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसका दायरा सीमित कर देना चाहिए सरकार को? इसके ऊपर भी एक चर्चा चली थी, नेशनल लेवल पर भी ये बात आई थी कि इस तरह से यदि 50 साल बाद अचानक कोई जागृत हो जाता है, या आज अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है और अचानक उसी कानून के तहत कोई कहता है जी बिल्कुल मेरे साथ ऐसा 40 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है। इनके ऊपर चर्चा भी हुई, इनके ऊपर कानून पर भी बात हुई, इनके ऊपर कैसी क्या धारा लगनी चाहिए उसके ऊपर भी बात हुई, कि ये फैक्ट भी बहुत डीपली लिए गए थे तब, और मुझे लगता है उस समय बहुत सारे मामले हल भी हुए थे, चाहे वो जेन्युइन केस के हल और चाहे वो गलत केस के हल भी हुए थे। जी सुशील, चूंकि लगातार आप ग्राउंड पर रहकर, फील्ड पर रहकर इस तरह के मामले देखते हैं, अगर बात करें पिछले 1 साल की या फिर 1-1.5 महीने की बात करें, तो इस तरह के कितने केसेस सामने आते हैं? क्या उसमें एक स्पीड देखने को मिलती है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर एक इंटेंशन के साथ पूरा रैकेट बना हुआ है जो धड़ाधड़ एक के बाद एक केस करता है और लगातार स्पीड में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है? हालांकि ये भी एक हकीकत है कि हमारे न्यायालयों पर, अदालतों पर वैसे ही केसेस का बोझ बहुत है, उसको कम करना सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सबसे पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे तो फिर झूठ तो क्या, फिर सच तो क्या, फिर ये बात तो अलग ही हो जाती है। बिल्कुल, देखिए पहले उस समय से चर्चा हो रही थी कि पुलिस इसमें कार्रवाई करती है, ऐसे लोगों को अंदर डाल देती है। एक चीज बड़ा समझना यश बहुत यहाँ जरूरी है कि जब भी महिला अपराध को लेकर कोई मामला दर्ज होता है तो सबसे पहले पुलिस उसमें आरोपी को गिरफ्तार करती है, और ये आईपीसी का सेक्शन कहता है कि जैसे ही महिला आरोप लगाती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है या छेड़छाड़ किया है, तो पुलिस का कर्तव्य है कि वो अरेस्ट करती है। पहले बात रखी जा चुकी है कि कानूनी बाध्यता को लेकर बात होती है कि अगर एफआईआर दर्ज हो रही है तो सबसे पहले ये होनी चाहिए क्योंकि कानूनी बाध्यता है। लेकिन देखिए यश, लेकिन वहां कोर्ट से एक डिसीजन आया था और उसमें हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि ऐसा कोई आरोप लगे कि शादी का झांसा देकर रेप किया जा रहा है, यानी वो लड़की और लड़का या महिला या पुरुष पिछले 2-3 बार ऐसी घटनाएं कर चुके हैं, रिपीट कर चुके हैं, और बाद में आकर वो आरोप लगाती है ऐसी घटना, या फिर कोई पति पे पत्नी लगाती है आरोप या ससुर पे लगाती है, ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो पुलिस को उसमें जो आरोपी हैं उनको छूट जरूर मिली हुई है। और इस सेक्शन कहता है, कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसे मामलों की जांच की जाए और जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई हो, यानी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, या उस पर प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सजा का प्रावधान हो या जो कानूनी प्रक्रिया है वो चलाया जाए। लेकिन यहाँ उसको कम फॉलो किया जाता है। अमूमन कोई भी मामला हो, चाहे 354 का दर्ज हो, 376 का हो, तो पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। और कई ऐसे, आपने केसेस का जिक्र किया, मुझे याद है 1-1.5 महीने का अगर देश का आंकड़ा उठाकर हम देखें तो कई ऐसे केसेज आए हैं जिसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह का रैकेट चलता है, पुलिस के अधिकारी भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये लोग ऐसे लोगों को, रसूखदार लोगों को पकड़ते हैं, उन पर आरोप लगवाते हैं, फिर एक्सटॉर्शन का खेल और कमाई का खेल जारी होता है। तो निश्चित तौर पर अब जब डेटाबेस की बात की जा रही है, अगर ये डेटाबेस बनता है तो ऐसी महिलाओं की जरूर पहचान हो जाएगी। जैसे कोई बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है और उसकी पूरी हिस्ट्री खुलकर सामने आ जाती है कि कहां-कहां किस केसेस में इन्वॉल्व रहा है, और ऐसा डेटाबेस बनता है तो ये जो पीड़िता है उसके भी काला चिट्ठे खुलकर सामने आएंगे, और फिर जो आरोप जिस पर लगेगा उसको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। जी ठीक है। हमारे साथ स्टूडियो में थे ओपी कटारिया जी, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात सामने रखने के लिए। ममता कालरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। रेणु भाटिया जी, महिला आयोग के आप चेयरमैन हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। तो यहाँ पर झूठ और सच के बीच की बात है और ये फिजाओं में लगातार तैरती है, लेकिन बात यहाँ पर यह डेटाबेस तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, न्याय मिलना बहुत जरूरी है, और इसमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। फिलहाल देखना होगा डेटाबेस के जरिए कितना इस तरह के फर्जी मामलों में कमी आ पाती है। और सरकार तो वैसे गंभीर है ही, लेकिन मामले कम होने चाहिए या फिर इस पर पूरी तरह से रोक लग जानी चाहिए, यह हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।